बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। वो कहते हैं कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फौज समेत किसी भी इदारे में एक्सटेंशन पर साथ ना देने का वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इदारों को एक्सटेंशन की बजाय अपनी असलाह की फिक्र करने का भी मशवरा दे दिया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, मगर दूसरी तरफ हमें यह भी नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत के दरमियान ठन चुकी है। कोई भी दोनों फरीकैन में से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान की सियासत के साथ साथ पाकिस्तानी इकॉनमी भी ज़ेर गौर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें कुछ आशारिये बताया जा रहा है कि मुस्बत अतराफ की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन असल सूरत हाल क्या है, क्या इसके ऊपर खुश होने की अभी ज़रूरत है, ये भी आप लोगों के सामने हम रखेंगे। आमिर साहब, असेंबली के अंदर आज जो गरज बरस जारी रही वो तो डेफिनेटली डिस्कस होगी, मगर आज कुछ ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही थी हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ठंडी हवा का झोंका आए आवाम के लिए, लेकिन दोनों फरीकों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार वो जो कहते हैं ना कि आग बराबर लगी हुई है। हाँ। और सिर्फ असेंबली के अंदर भी नहीं लगी हुई, बाहर भी लगी हुई है। और केपी में तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है कि एक तो हम उसको बहुत इग्नोर कर रहे हैं कि जो लकी मरवत के अंदर पुलिस वाले जो कल हड़ताल करके बैठे हुए हैं, जब जिनके ऊपर तकिया किया जाता है, ये जो आप मुहावरा पढ़ रही थी, पुलिस वाले जब वर्दी उतार के वो एहतजाज पे आ जाए कि जनाब हम नहीं करें, हमें एम्पावर करें। वो ये नहीं कह रहे कि हम कर नहीं सकते, वो कह रहे हैं हमें एम्पावर करें, मौका दिया जाए। लोग हमारे शहीद हो रहे हैं मगर हमें मौका नहीं दिया जा रहा। साथ में केपी की असेंबली के अंदर वो तकरीरें जारी हैं और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा गोले बरसाए जा रहे हैं। एक तरफ तो पीटीआई, तो ये जो असेंबली के अंदर जो उनके लोग उठाए गए हैं, सानिया हैं, मैं उसे सानिया ही कहूँगा, तो उसके बाद से वो एक बिल्कुल बगावत पे उतर आए हैं। कल का उन्होंने अपना एहतजाज जो है मौखर कर दिया है और 22 सितंबर को वो कह रहे हैं विद और विदाउट एनओसी हमने जलसा करना ही करना है लाहौर में। अब वहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये जो कानून ला रहे हैं उसके अंदर ये है कि अगर बगैर इजाज़त के लाएंगे तो 3 साल की कैद पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा वायलेशन करेंगे तो 7 साल की। अब ये सज़ाएँ जो हैं वो ये हीनस चोरों डाकुओं के लिए भी इतनी ज़्यादा सज़ा नहीं, 7 साल बहुत ज़्यादा सज़ा होती है। और बहरहाल ये एक सियासी एक्टिविटी है, ये तो समझ आता है कि अगर कोई आर्सन कर रहा है, मार झाड़ कर रहा है, जलाओ गिराओ कर रहा है तो समझ आती है उसकी एक और है। मगर ये पॉलिटिकल गैदरिंग के लिए 7 साल की सज़ा, और ये कितने लोगों को देंगे? मैं तो समझता हूँ कि एक तो ये इसमें सवाल आ रहा है कि आइन की एक आर्टिकल 7 भी है जो कि आज़ादी देती है इकट्ठे होने की आपको, कि आप अपनी पब्लिक के लिए का बुनियादी हक है कि वो इकट्ठे होकर अपनी बात कर सके। तो गैर आईनी भी है और ये एक मज़ाक़ खेज़ भी है कि इतनी बड़ी अगर लेट से वहाँ पे 10,000, 20,000, 30,000 बंदा आ जाता है, 30,000 बंदे को 7 साल की कैद कर दी जाएगी। तो कानून भी बनाते वक्त कुछ सोच समझ के, मगर इस वक्त हुकूमत को समझ नहीं आ रही। अगर समझ आ रही होती तो ये जो असेंबली के अंदर से जो ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट के हमले के बाद ये दूसरा बड़ा सानिया है कि अंदर के टॉर्चों से पकड़ पकड़ के लाए गए हैं, तो ये मामला ना होते। ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ऐसे मौके पे ये हो रहा है कि जबकि गौर नहीं किया जा रहा कि हमने एससीओ की मीटिंग, शंघाई कॉन्फ्रेंस की मीटिंग अक्टूबर में रखी हुई है और उसके सिलसिले वज़रा की जो पहले ही जो मीटिंग ऑनलाइन शुरू हो जाती है वो शुरू हो गई है। एक तरफ आप चीनी वज़ीर आज़म और तमाम ये सेंट्रल एशिया के सरबराहान तो मुमलिकत को उनको बुला रहे हैं। अफ़गानिस्तान के साथ आपकी बॉर्डर के ऊपर गोलाबारी चल रही है। इंडिया के ऊपर आप देखें इलेक्शन कश्मीर के वो करवा रहे हैं और वो डेस्परेट हैं कि उन्होंने इस दफ़ा बीजेपी को जतवा है और वहाँ पे अक्सर मोदी साहब की हुकूमत शरारत करती है, ऐसे मौक़ों पे इलेक्शन जीतने के लिए कोई ना कोई बॉर्डर पे करते हैं। तो हमारा वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हम अपने दाखिली मामले में अंदरूनी लड़ाइयों में इतना फंसे हुए हैं कि हम गौर नहीं कर रहे कि खित्ते में, दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है और हमें मईशत और इस्तेहकाम सियासी के ऊपर गौर करना चाहिए, मगर दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, आप ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें जो मैं कहूँगी आमिर साहब मोस्ट वांटेड शख्स हैं वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो
स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर गहरी नज़र भी रख रहे हैं, राब्तों के अंदर भी हैं और बड़ी अहम मालूमात के साथ वो सामने आते हैं। इस वक्त साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी, दुरानी साहब इस वक्त मोस्ट शॉर्ट आफ्टर जो है ना सियासतदान है इस वक्त, और उसकी वजह यह है कि सारी सियासत का दारो मदार जो है वो आईनी तरमीम की तरफ है कि वो होती है नहीं होती, और उसका जो मेन कलीदी किरदार है वो मौलाना फजलुर रहमान के कंधों पे आ गया है। और आखिरी तफसीली मुलाकात उनके साथ जो है दुरानी साहब करके आए हुए हैं। असल तो स्टोरी मैं इनसे ये खबर लेना चाहता हूँ पहले, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कि दुरानी साहब आप एक सियासी फायर ब्रिगेड का काम काफ़ी अर्से से कर रहे हैं, तो ये जो आग लगी हुई है दोनों तरफ से और पहले ही मईशत का बड़ा बुरा हाल है, इस पे पानी कौन डालेगा, कैसे डालेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, पहले तो मैं मोस्ट वांटेड तो डर ही गया था। मोस्ट शॉर्ट आफ्टर, सॉरी मुझसे ये गलती नहीं है, मोस्ट शॉर्ट आफ्टर वो आपने मैं क्या आज तक गए नहीं, मैंने गलती कह दिया तो माफ कीजिएगा। अच्छा, तो इसमें तो ज़रा इतनी स्ट्रेसेस हैं इसमें, ज़रा मैंने कहा लाइटर उस पर आ जाएं। जनाब, इस वक्त की जो सूरत हाल है आमिर साहब, जो 2-3 इश्यूज इस वक्त बहुत रिकन्सिलिएशन का और पानी डालने का काम तो डेफिनेटली हमने करना है और करते ही रहेंगे, वो तो छोड़ा भी नहीं जा सकता, हमारा अपना मुल्क है। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि सरकारी जो फायर ब्रिगेड है उसने अपनी पानी की गाड़ियों में जो है तेल भरा हुआ है, और वो जहाँ उन्हें मौका मिलता है वो उस तेल को स्प्रे करते हैं और उसके ज़रिए जो है वो हर तरफ आग को बर्पा कर देते हैं। अब एक इशू जो बहुत सीरियस इस वक्त बन रहा है, बाकी इश्यूज़ की तरफ भी आएंगे, वो ये है कि पूरी मरकज़ी हुकूमत जो है वो अटक के ऊपर फोकस कर गई है और वो KPK और पंजाब के अंदर एक तनाव की कैफियत पैदा करने की कोशिश कर रही है। वो पंजाब जो पाकिस्तान है, जिसका दिल इतना बड़ा है कि उसकी दिल की अंदर ही तो पूरा पाकिस्तान समाया हुआ है, उसको जो है वो अटक से कोई पार होगा तो उसको ये कर देंगे, अटक से कोई पार होगा तो उसको ये कर देंगे, उसने ये कर। इस वक्त जो है सबसे बड़ा इन्होंने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है, वो ये है कि ये एक सूबे में बैठ के दूसरे सूबे के ऊपर जो है स्पर्शंस कॉल कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप को मतलब वो एक्यूज़ कर रहे हैं फॉर ऑन द पॉलिटिकल रीजंस जो है आप उसको सलामती के इश्यूज़ की तरफ धकेल रहे हैं। और ये जो है और अटक को पार करेंगे तो ये कर देंगे, अटक को पार करने से कौन रोक सकता है मुझे, या किसको कौन रोक सकता है? मैं तो आज ये समझता हूं कि इस वक्त पंजाब की दानिश को चाहिए कि पंजाब के पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लीडरों को और सियासतदानों को चाहिए कि वो उठ के खुद KPK जाएं और ये ऐलान करें वहां जाके कि हम किसी भी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो किसी हद के ऊपर जो है किसी के आने और जाने के ऊपर पाबंदी लगा। पहले ही बड़े बहरान है, उसके अंदर ये लसानियत और कौमियतों के फड्डे नहीं बिल्कुल भी डालने और मतलब अटक के पुल और अटक के इधर और अटक के उधर। लाहौर पहुंच के आए तो हम देख लेंगे हम फ्लांक भी तुम तो लाहौर तो वो लाहौर है जिसके अंदर आपको कोई मिलता नहीं है पाकिस्तानी, उसमें सब आके गुम हो जाते हैं, ना वहां कोई पठान का पता लगता है, ना पंजाबी का पता लगता है, ना सिंधी का पता लगता है, ना किसी और बलोची का पता लगता है। लाहौर तो वो शहर है, उस शहर को आप नफरत नहीं बना सकते। लाहौर मोहब्बत का शहर है और मोहब्बत का रहेगा। पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही रहेगा और कोई इसकी सरहदों के ऊपर पहरे नहीं बिठा सकेगा। जो पाकिस्तानी चाहेगा वो पंजाब में आएगा और ये पंजाब उसको वेलकम भी करेगा और उसके साथ चलेगा भी। ये तो एक अब मैं ज़रा अपनी फ़ौरन बुनियादी तौर पे तो हम रिपोर्टर हैं, तो मैं इस खबर लेने के लिए आपके पास जो है ना आना चाहूँगा। वो इस वक्त सारी मैंने जिस तरह कहा कि सियासत इस वक्त जो रुकी हुई है मौलाना फजलुर रहमान में, क्योंकि ये दुरफितरी जो छोड़ दी गई है, पहले तो हम इसको समझते थे कि शोशा के 2/3 आईनी तरमीम के करने का, इन हालात में इतनी कशीदगी में असम्बली का एक इस वक्त जो खुद कॉन्ट्रोवर्शल है, तो अब वो बड़ी उसकी सीरियस
सीरियस उसकी वो हो गई है। अभी तो अली रुलान उसके वो बताया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि नंबर है। तो मेरे हिसाब में नंबर्स जो हैं अनटिल अनलेस के पीछे सारी तोड़ मोड़ उड़ के ले ली जाए। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर जो है ना सेनेट के अंदर मेजॉरिटी बनती है, ना ही नेशनल असम्बली में बनती हैं। तो ये आप उनसे तफसीली मुलाकात करके आए हैं, ज़रा बताइएगा कि उनका क्या मूड है, वो क्या सोच रहे हैं। देखिए, मैं मौलाना के पास, आपको पता ही है मेरा ये रूटीन ही है, तकरीबन मैं हर चंद दिनों बाद जाता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ और मेरे वो बड़े भी हैं। इस इशू के ऊपर मैंने जाके उनसे बहुत बात की। मौलाना ने जब पिछली दफ़ा हम इकट्ठे हुए थे उस वक़्त उन्होंने बहुत वज़ाहत से कहा था कि इस वक्त हमारे पास हुकूमत इज़ नो ऑप्शन फॉर अस, क्योंकि हुकूमत की तरफ अगर हम देखेंगे भी तो आवाम के अंदर हमारा चेहरा स्याह हो जाएगा। आज की डेट पे मैंने उनसे पूछा कि जी फार्म 45-47 के रेफरेंस से जो आपने असेंबली में बात की थी, उन्होंने कहा वो तो मैंने आगे बढ़ने के एक रास्ते के रेफरेंस से बात की थी, बाकी इस वक्त उससे ये तासुर देने की हुकूमती अरकान ने कोशिश की कि मौलाना के पहले, क्योंकि आसिफजारी साहब से भी मुलाकात की थी, फिर जो है प्राइम मिनिस्टर से भी गालबन हुई थी, तो ये तासुर देने की कोशिश की कि मौलाना को राम कर लिया गया है। अच्छा, अब मौलाना ने उन दोनों मुलाकातों के बारे में उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था कि इन दोनों मुलाकातों में इस मामले पे कोई हमारी बात ही नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये लाइन ड्रॉ की हुई है कि जिस वक्त असेंबली के इलेक्शंस में उनके साथ जो सलूक किया गया, और आपको वो सारी डिटेल्स भी पता है जो इलेक्शनों से पहले और जो वादे और जो बिहेवियर था, उसके बाद जब इलेक्शन हो गए उस दिन जब मौलाना ने हुकूमत और हुकूमती पार्टियों के ख़िलाफ़ अलम वो उठाया था मुखालफत, उस वक़्त उनके साथ PTI भी नहीं थी। वो अपनी हिक पे और अपनी कन्विक्शन पे और अपनी सियासी बसीरत के ऊपर खड़े हुए थे। आज तो उनके यहाँ रास्ता और भी हैं, मतलब अभी जब इलेक्शन हो, अभी जब हमने वो खाना किया था उसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज़ की नुमाइंदगी मौजूद थी और सबका इस चीज़ पे इत्तफाक है कि जनाब अपोजिशन में बैठी हुई तमाम पार्टियों को आवाम के मुतालबे के ऊपर आपस में इकट्ठे बैठने के अमल को जारी रखना चाहिए। मैं किसी इत्तेहाद की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक अमल है जो आगे बढ़ के शक्लें लेगा। मैं दुरानी साहब, प्रोड्यूसर साहब, अगर आप वो क्लिप भी निकाल लें जो मौलाना ने आज बहुत दो टोक अल्फाज में ये असेंबली के अंदर ये बयान दिया है, मगर लोग अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं, अगर उसको दिखा सकें तो मैं चाहूँगा उसके ऊपर दुरानी साहब का व्यूज़ लेना। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। ये तो कल पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। अगर कोर्ट को हक हासिल है, अगर फौज को हक हासिल है, अगर ब्यूरोक्रेसी का हक हासिल है, पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, उसको तो बदरजे औला हक हासिल होगा। मैं बरमना इस बात का इजहार करना चाहता हूँ, इस हवाले से हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और कभी हम इस मुल्क के अंदर एक गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालने देंगे। जिसमें मैं कह रही थी जिन पे दुरानी साहब ये तो बड़ी दो टोक खुले अल्फाज में उन्होंने ये की है, मगर मुझे फिर भी हुकूमती पार्टियों का, पीपल्स पार्टी का और नून लीग का ख़ास तौर पे कॉन्फिडेंस नहीं समझ आ रहा। वो फिर भी इतने ज़्यादा शोर हैं, वो ओपनली बरमला वो कह रहे हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, और ये इसके बाद क्या, क्यों उनकी इस खुद एतमादी की वजह क्या है? देखें आमिर साहब, पहली बात तो मैं मौलाना के रेफरेंस से बता दूं कि मौलाना का जो इस वक्त सियासी स्टांस है, जो उनका एक रवैया है, जो इस वक्त उनका अपोजिशन के अंदर हैसियत बन चुकी है, कोई सियासी कैलकुलेशन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि मौलाना अपोजिशन को छोड़ के हुकूमत की तरफ जाना तो दूर की बात है सोच भी सकें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हुकूमत का जो इस वक्त का आपने कहा यकीन और तयक्कुन, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था एक दोस्त से, मैंने कहा ये जो पार्लियामेंट से अमेंडमेंट कराना चाह रहे हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि इनका फिरौन से राब्ता हो गया और उसका जो सामरी जादूगर है वो आ रहा है जो इनके लिए छोटे छोटे सांप बनाएगा जो अंदर से इनको वोट देंगे। इन्हें ये नहीं पता कि बाहर अवाम का अजदा खड़ा है असाए मूसा की तरह,
वो उन सारे सांपों को खा जाएगा जो इनके साथ चलने की कोशिश करेंगे। जिनको ये डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेंगे वो पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकेंगे। ये अगर इस वक्त अवाम की राय और जो असेंबली जिससे ये अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, ये वो असेंबली है जो नामुकम्मल असेंबली है, जिसके अंदर अभी सेनेट के मेंबरान ही नहीं आए हुए एक सूबे के। ये वो असेंबली है जिसका एग्जिस्टेंस जो है वो कोर्ट के जरिए जो है अंडर क्वेश्चन आ चुकी हुई है कि इंतखाबी निशान छीनने के बाद। ये वो असेंबली है जो प्री पोल रिगिंग की वजह से, जिसका क़याम में आना ही एक गैर कानूनी और इवन इखलाकी तौर पे भी गैर इखलाकी है। ये वो असेंबली है जिसका फॉर्म 45 और 47 का रेजोल्यूशन के बगैर इसका किसी अमेंडमेंट की तरफ जाना ये एक डे लाइट रॉबरी की तरह है कि आप आइन के ऊपर डाका डालने चले हैं रोशनी के अंदर, दिन की रोशनी के अंदर, और फिर ऊपर से आप में इतनी ऑडेसिटी है। इनकम्प्लीट भी है, सेनेट इस वक्त 11 मेंबरान उसके नहीं है, मखसूस नशिस्तों का फैसला भी होना है, सो वो बीच में सीटें लटकी हुई हैं। इनकम्प्लीट भी और कंट्रोवर्शियल भी। ऐसी हालत में मेंबरान भी पूरे नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि जी इसकी टांग पकड़ के हम ले आएंगे, इसका सर पकड़ के ले आएंगे, इसको हम घुमा के ले आएंगे। ना मौलाना ने इनके साथ जाना है, ना अपोजिशन की किसी पार्टी ने इनके साथ जाना है, हत्ता के मुझे तो डर है इनके अपने मेंबर ना भाग जाए। दुरानी साहब, बात तो हो रही थी चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की। मौलाना बड़े ज़िरक आदमी हैं, बहुत सोच समझ के बात करते हैं। ये उन्होंने जो कहा बीच में, वो दूसरी भी एक इशू ले आए हैं कि ख़ास तौर पे उनका ये कहना कि हमें याद है किस तरह हाथ मरोड़ कर एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करवाई गई, फिर के दारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं मगर मुल्क के लिए नहीं। ये रवायत ठीक नहीं, हम अपोजिशन हैं और गलत रवायत की बुनियाद नहीं डालेंगे। आज पार्लियामेंट में बैठ के हम किसकी एक्सटेंशन की तायीद क्यों करें? वो सिर्फ आर्मी चीफ के भी एक्सटेंशन बीच में कहीं ले आए हैं, तो ये मुझे नहीं समझ आई कि बात तो ये हो रही थी चीफ जस्टिस की। देखें आमिर साहब, बात यह है कि ये सियासतदान को ये एज होता है कि वो आईनी लिमिट्स के अंदर जो भी बात करता है वो प्रोटेक्टेड होता है। इस वक्त आईने पाकिस्तान की रूह से ना सिविल सर्वेंट की एक्सटेंशन हो सकती है, ना जज की एक्सटेंशन हो सकती है, ना किसी और की हो सकती है। इसलिए उसी हकीकत को, आईनी और कानूनी हकीकत को उन्होंने बयान फरमा दिया और वो बिल्कुल जायज़ बयान किया उन्होंने। तो लिहाजा इस वक्त की जो मुल्क की सूरत हाल है, मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, वो इस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं कि इस पार्लियामेंट के तकद्दुस को मज़ीद ख़राब ना किया जाए। इस वक्त जो हुकूमत इक़दामात उठा रही है उसकी वजह से देखें ना, अब रात के अंधेरे में जो है पार्लियामेंट के अंदर पुलिस का घुस जाना, निकाब पहन के जो है मेंबरों को उठा के ले जाना, पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर अगले दिन वो लामतान हमारे जिम्मे में आई। देखें, जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम किसी पार्टी के तो नहीं होते, हम तो पाकिस्तान के होते हैं। दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हो रहा था। ये जिन लोगों का पता नहीं जो ये लोग कर रहे हैं, क्या उनकी नेशनैलिटीज बाहर की हैं या वो यहाँ से भागना चाहते हैं या उनका यहाँ कुछ है नहीं, मतलब किस तरीके से वो इतना बुरा नाम पाकिस्तान को दे रहे हैं। मौलाना ने जो बातें आज असेंबली के अंदर की हैं, ये मैं खुद इसका वो जो उनके दरमियान में खबर चलवाई गई थी या चली थी कि उनके साहबजादे की मुलाकात जो है वो किसी वजीर साहब से हुई है और उन्होंने कहा कि आपको 2 सेनेट की सीटें और गवर्नरशिप टाइप कोई इस तरह का तस्वीर हुआ है, तो इस बयान के बाद वो असर ज़ायल हो जाता है। उसकी हकीकत क्या है वैसे? मौलाना क्या फरमाते हैं? जब मैं मौलाना के पास बैठा, मौलाना के मैं 1.5 घंटा बैठा रहा, उसमें मैं जब पिछली दफ़ा मिला था और आज के अंदर मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। मुझे किसी के आने जाने के कोई असरात उनकी सोच या उनकी फ़िक्र पे मुझे नज़र नहीं आए। अच्छी जो दिलचस्प बात हुई, जब हम घर से निकले, वो अक्सर बाहर खुद तशरीफ़ लाते हैं, तो हम गाड़ी तक आ रहे थे तो सामने से उनके साहबजादे आ रहे थे, हमारे बच्चों की तरह हैं, बहुत प्यारा है।
तो वो उन्होंने कहा आप वापस आ गए। मैंने कहा जी क्यों, ये हल्फ उठाने गया मैंने मजाक में उनसे। तो उसने आगे से बच्चे ने मुझे कहा जी कि इस वक्त कौन पागल हल्फ उठाएगा कि जो इनके साथ चलेगा। मतलब ये है कि उनके घर में, उनकी पार्टी में, उनके वो तमाम लोग जिनको हुकूमती प्रोपेगेंडा के ज़रिए उनको बेनिफिशरी बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सारी की सारी एक फेक। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इन हालात में तो मंतक नहीं समझ आती कि वो दो जो सेनेट की सीटें हैं, मेरा ख्याल वहाँ जो खबरें आ रही हैं केपी में, वैसे ही पीटीआई क्योंकि उनको डर है कि हमारे बंदे ना बिक जाएं, तो शायद पंजाब की तरह वहाँ भी सेनेट की अंडरस्टैंडिंग इस तरह की हो रही है कि बिला मुकाबला कर लिए जाएं कि 11 में से 2 सीटें इनको दे दी जाएं, एक जनरल में से और एक टेक्निकल में से। ये सुनने में आ रहा है, मेरा नहीं, आपसे कोई इस तरह की बात हुई? नहीं, मेरी सेनेट के रेफरेंस से कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो पीटीआई के अंदर बड़ी कन्विक्शन पाई जाती है वो मौलाना के साथ पूरी सिंसेरिटी और कन्विक्शन से वो खड़ा होना चाह रहे हैं और वो खड़े हैं। उनकी जो लीडरशिप है उनकी तरफ से भी उनको एक पॉजिटिव इस मामले में जो फीडबैक है या फीलिंग है, इसलिए वो अभी भी मौलाना भी बता रहे थे उस दिन असद कैसर साहब और जो सेक्रेटरी जनरल नए वो भी उनके पास गए हुए थे जिस दिन ये असेंबली वाला वाक़या हुआ उससे अगले दिन। तो मतलब ये है कि उनका तसलसल के साथ एक राब्ता है। लेकिन सर क्या मौलाना साहब की भी रजामंदी है? पीटीआई वालों की तो रजामंदी उनके साथ है, मौलाना साहब की रजामंदी है? कुछ तब्दीली? देखिए मौलाना की रजामंदी तो आज असेंबली में नजर आ गई और उसके बाद मौलाना की इस तकरीर के बाद सारे पीटीआई के लोग गए भी, उन्होंने उनकी बहुत शुक्रिया अदा किया। और मैं तो खुद चूंकि एक दिन पहले मैं तो आया भी इसीलिए था, मैं कहा मौलाना मैं ज़रा आपसे प्यार से खुली बातें, और मैंने बहुत खुल के बात की और उसी के बाद मैंने उनसे इजाज़त भी ली। मैं यूजुअली स्टेटमेंट नहीं जारी किया करता मुलाकात के बाद, मैंने उन्हें कहा ये सारी बातें जो है आपकी इजाज़त देंगे तो मैंने वो इसीलिए सारी बातें कोट बड़ी मुख्तसर करके और मौलाना के एक बात उनकी थी और जो मुझे महसूस हुई, वो चाह रहे हैं कि इस वक्त वो तारीख की रास्त सिमत में खड़े हों, वो ही वांट टू स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, क्योंकि वो तारीख में अपने लिए कोई ऐसा नाम नहीं कमाना चाहते। और दूसरी बात यह है कि वो इस वक्त अवाम के गैज़ो गज़ब को गुनाह बेलज़्ज़त के ज़रिए हासिल नहीं करना चाहते। आज की जाती हुई हुकूमत, आज की एक डूबती हुई हुकूमत की कश्ती में कौन बैठेगा? साहब मौलाना की एक जो स्टेटमेंट ये मेरी सामने पड़ी हुई है, एक और उन्होंने जो बात की उससे भी फिर लोग अपनी तशरीह निकालते हैं। उन्होंने बातें तो वो अच्छी की हैं, ये बड़ी बहस रहती है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा जी कि अपोजिशन और गवर्नमेंट को मिलके अदलिया के हवाले से इस्लाहात करनी चाहिए, तो इस्लाहात तो बड़ी अच्छी बात है बड़े से। फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि सीनियरिटी का चीफ मिनिस्टर ज़रूरी नहीं है और चीफ जस्टिस ज़रूरी नहीं है कि सीनियर 3 हो। ये आपको याद है 18वीं तरमीम में ये एक पार्लियामेंट्री ओवर साइट रखी गई थी, फिर इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस साहब ने उस ज़माने में 19वीं तरमीम का आई थी, उन्होंने कहा नहीं सीनियरिटी का। उस वक्त बड़े लोगों को एतराज़ भी था कि शायद सीनियरिटी का नहीं होनी चाहिए, ओवर साइट होनी चाहिए। मगर इस माहौल में जब ये चुन चुन के रिटायर्ड जज लगवाने की कोशिश की जा रही है और घर से पकड़ के जज लाए जा रहे हैं, तो इसमें तो मैं समझता हूँ सीनियरिटी वाला ही हो गया। मगर पॉइंट ये है कि इस्लाहात की जब बहस चल पड़ती है इस माहौल में, तो ये फिर एक्सटेंशन भी इस्लाहात के अंदर आ जाती है। वो उसके मतलब क्या कहेंगे? देखिए लेकिन सियासतदान ने बात तो करनी होती है ना, हमने जैसे आपके प्रोग्राम में आते हैं हमने कोई बात तो करनी होती है तो हम अपनी बात के लिए अब उसके अंदर जो प्रोविजो लगाया है उन्होंने कि जी वो तरमीम या वो डिस्कशन करनी चाहिए जिसमें अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे मिलकर ये काम करें, ये उन्होंने कहा है ना। तो मतलब ये है कि जब अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे हो जाएंगे किसी इशू के ऊपर तो उससे तो सारे मुल्क के मसले हल हो जाएंगे, सिर्फ अमेंडमेंट का नहीं होगा। तो मतलब ये है कि ये जो उनका एक स्टेटमेंट है इट्स ए प्योर, मगर वो वहाँ एक इशू आ जाता है कि वो क्योंकि अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो वो क्या अपोजिशन सिर्फ अपने आप को कह रहे हैं या वो पीटीआई को भी अपोजिशन में शामिल कर? अपोजिशन तो देखें जी, अपोजिशन तो एक डिफाइंड टर्म है और जब हमने
वो इकट्ठे हुए थे पिछली दफ़ा, तो उसमें हमने ये आपस में डिस्कस किया था कि अवाम चाहते हैं कि तमाम हुकूमत से अपोजिशन में मौजूद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बाहमी तौर पर इकट्ठी होके बातचीत करें और इकट्ठा चलें। तो मतलब ये है कि ऑपोजिशन कोई एक वेग टर्म नहीं है, ऑपोजिशन इज अ वेरी 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 डिफाइंड टर्म। एनीबडी हु इज नॉट इन गवर्नमेंट ही इज इन ऑपोजिशन। सो मैं खैर ये कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मौलाना फिलहाल गवर्नमेंट के किसी किस्म के भी इस तरह के काम में शरीक नहीं होना चाह रहे और वो अपोजिशन में खड़े हुए हैं। दुरानी साहब पीटीआई के बड़े संजीदा लोग हैं, ये अली अमीन गंडापुर नहीं है, ये हामिद अली खान और सलमान राजा, ये इन अल्फाज के पास चीफ जस्टिस के पास मैं तो वाकई उनको जो है ऐलान कर देना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त वकला के अंदर जितना अनरेस्ट है उसको बज़ाहिरी तौर पे तो इस वक्त लॉ मिनिस्टर और उनकी मैनेजमेंट ने उसको सप्रेस किया हुआ है और वो बहुत इंटेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन अमूमी तौर पे वकला के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन पाया जाता है जिसकी रिफ्लेक्शन इन दोनों सीनियर तरीन वकला की उसमें मौजूद थी। और मेरा तो जिस दिन तक चीफ जस्टिस साहब होंगे हम तो उनकी रिस्पेक्ट करते रहेंगे, लेकिन मैं फिर भी इंतहाई आजिज़ी से इज्ज से ये कहूँगा कि हमारी तारीख़ में बहुत कम खुशी के मौक़े हैं। हमें किसी नए जस्टिस मुनीर को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी नए जस्टिस मुनीर के लिए हमारे दिलों में हौसला नहीं है कि हम किसी नए जस्टिस मुनीर को अपनी तारीख के अंदर अकोमोडेट कर सकें। इसलिए चीफ जस्टिस साहब को जस्टिस कार्नेलियस की हिस्ट्री के साथ और मुल्क की तारीख के अंदर किसी अच्छे इजाफे के लिए उन्हें आगे बढ़ के किरदार अदा करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जब तक सांस तब तक आस, जब तक वो बैठे हुए हैं हम तो उनसे यही तवक्को करेंगे कि वो अपनी हैसियत को तमाम तर नेगेटिविटीज़ जो इस वक्त मौजूद हैं और जो लोग अपनी ग्रीवेंसेस शो कर रहे हैं उसके लिए उनके पास ग्राउंड्स भी हैं, डेफिनेटली ग्राउंड्स हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि उस ना सिर्फ उस और उन्होंने बहुत दफ़ा अपने राय को रजू भी किया। अभी उन्होंने मतलब एक रिलीजियस मैटर के ऊपर उन्होंने बहुत ब्लेटेंटली अपने उसको रजू किया अपनी ओपिनियन को। तो उन्हें अब भी इस सारे मामलात के अंदर अपने कुलीग्स और अपने सीनियर लोगों की और पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये भी कहा जाता है, ये भी आज पार्लियामेंट में कहा गया कि जब कोई जत्था आ जाता है तो ये उस वक्त कर लेते हैं। ये इतना बड़ा मसला है जिस तरह आपने कहा कि वैसे ही ये एक्सटेंशन लेना और आईनी तरमीम उसके ऊपर करना एक बहुत ही संजीदा मसला है। ये पहले ही इतनी कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट हुई हुई है और 3 साल के लिए ये सोचना कि इस तरह की ही तलखी बरकरार रहेगी, हर इंसान उससे परेशान होता है। और ख़ास तौर पे जब बड़े ही कंट्रोवर्शियल तरीके से वो होगा, नंबर्स जिस तरह पूरे किए जाएंगे तो उससे पहले ही बड़ा गंद पड़ चुका है, मज़ीद बढ़ जाएगा। मैं तो बिल्कुल जी आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपने मेरी बिल्कुल बात को सही इंटरप्रेट किया कि देखें अगर कल कोई अच्छी स्टेटमेंट आ जाएगी चीफ जस्टिस की तरफ से जिसमें वो जो एम्बिगिटी पैदा की है कि जी सबको हो गया या कम को हुआ या ज़्यादा को हुआ, उसको एक दफ़ा फिर ख़त्म कर देते हैं और वो क्लियर कट खड़े हो के ये कहते हैं कि जी मेरा मतलब यही है जो मैं कह रहा हूँ। तो मेरा ख्याल ये है कि एक दिन में पूरी कौम का मोराल और पूरी कौम में उनकी रिस्पेक्ट और इज्जत जो है वो उसको 4 चांद लग जाएंगे। 3 साल की खैर ये 4 चांद ना करें, 1.5 के चांद कर लें चलें। वो कुछ उनके जो फैसले बल्ले वाला या बाकी जो आए हुए हैं तो वो मैं तो ये सोचता हूँ कि 1 साल में सिर्फ जब ये आए थे तो ये उस वक्त एक मज़ामत की अलामत थे और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नजरें थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मगर 1 साल के अंदर जो आप 4 चांद कह रहे हैं, यहाँ चांद काफी गहनाया हुआ लगता है मुझे तो। हमारी असल में जो हिस्ट्री है ना उसमें हमारी बड़ी जज्बाती कौम है, तो हम वो खिजर साडा पाई है कौम 10 सिपाही है का आपने सुना होगा कि रात को उसने रिजाइन दिया तो सुबह खबर आई है खिजर साडा पाई है कौम 10 सिपाही। इसी तरह जब वो भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चल रही थी ना तो वो सारा PNA में नारे लगा करते थे बेशरम बेहया। अगले दिन जो है वो गड़बड़
गड़बड़ हो गई तो फिर नारे लगने मर्दे मोमिन मर्दे हक। तो मतलब ये है कि हमारी कौम जो है वो बड़ी जल्दी 4 से 6 चांद भी लगा देती है, आप कुछ करें तब। मैं एक आपका ज़रूरी चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम के एंड से पहले एक बड़ी जो संजीदा एक बड़ी मैं समझता हूँ तशवीशनाक एक इशू जो चल रहा है कि वहाँ पे केपी के अंदर ये पहले ही वो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज किए, मगर वो फिर ऐसी ये जो उठाए गए जब तो वहाँ एक ज़िद सी लग गई है और वो दोहराए जा रहे हैं। अब उन्होंने ओन भी कर लिया है और वो असम्बली के अंदर उन्होंने करारदाद भी पास कर लिया है, तो वो उस पर चले गए हैं। दूसरी तरफ जो है एक केस तैयार किया जा रहा है कि जी ये तासुर भी दिया जा रहा है, इशारे भी क्लियरली दिए जाए। इशारे क्या कहा जा रहा है कि जो गवर्नर राज जो है वहाँ लगा दिया जाएगा, और इस पर काफ़ी मैं समझ रहा था कि ऐसी डराने की हद तक है, मगर काफ़ी संजीदा लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरा बड़ा दिल दहल जाता है, आपकी तरह हम भी थोड़ी सी तारीख के ऊपर नज़र रखते हैं कि पाकिस्तान में जो पहले जो बलूचिस्तान के अंदर जो थी वो बगावतें 48 की या 60s में 1 यूनिट के ख़िलाफ़ वो मज़ामत थी, मगर जो बगावत थी वो बलूचिस्तान की जब ताउला मंगल की गवर्नमेंट हटाई गई तो वहाँ से बगावत शुरू हुई, जिसको भी 50 साल हो गए हैं। तो ये गवर्नर रूल लगाना और वो भी हसास सूबे के अंदर इस तरह के माहौल में, ये बड़ा ख़तरनाक बात है। अगर कोई इस तरह के आइडिया सोच रहा है तो मैं तो बड़ा डर जाता हूँ। दुरानी साहब आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए जनाब, मैं इसके बारे में बड़ी वजाहत से कहता हूँ, मैंने सालों KPK में गुजारे हैं, मैंने इंजीनियरिंग वहाँ से की है, वहाँ मैं पूरा KPK मैं कदमों कदमों फिरा हुआ हूँ, पूरा अफगानिस्तान भी फिरा हूँ। जो लोग बातें कर रहे हैं उन्होंने शायद ये अटक भी नहीं देखा हुआ, अटक के पार भी नहीं गए होंगे। मतलब ये है कि जिस इलाके के लोगों के बारे में, जिस सूबे के बारे में वो इस किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं, ये इंतहाई गैर संजीदा लोग हैं। इस वक्त हम KPK के हालात को देखते हुए, बॉर्डर के हालात को देखते हुए, अफ़गानिस्तान के हालात को देखते हुए हमें समझना चाहिए कि वो इलाका जो है वो KPK से बड़ा पाकिस्तानी कोई नहीं है। KPK के जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जितने अवाम हैं उनके तमाम मफादात बड़े तो सारे ही पाकिस्तानी हैं, सिंधी, बलोची, पंजाबी, ये इस तफरीक में पढ़ना ही नहीं चाहिए। मगर वहाँ एक सियासी सूरत हाल है कि वहाँ 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। वो कोई कोलिशन गवर्नमेंट पहले जैसे होती थी, ये वो सूरत हाल नहीं है। बड़ी मजबूत गवर्नमेंट है वहाँ पे और चार्ज लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो वो मैं डर जाता हूँ कि कोई इस तरह की अगर कोई सोच रहा है तो ये पता नहीं वो देख नहीं रहे कि वहाँ पे क्या हालात है। आमिर साहब, इसमें देखें, एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर के हालात, एक अफगानिस्तान के हालात। देखें, वो दोनों इलाके आपस में मिले हुए इलाके हैं, इनकी तिजारत आपस की इकट्ठी है, इनकी माशरत और इनकी मईशत के लिंकेजेस हैं आप में। ये फाटा के एरियाज जो हैं उनके एग्रीमेंट्स रहे हुए हैं अफगानिस्तान के साथ। इसलिए इन हालात में इस किस्म का सोच भी जो है मैं समझता हूँ वो भी कुफ्र है और हमारे मुल्क के मफाद के मुनाफी है। और अब KPK की छेड़छाड़ जो है, मैं इन हमारे वजीर जो है, क्या नाम है उनका, डिफेंस मिनिस्टर साहब, ख्वाजा, वो मेरा ख्याल है अपने हल्के पे तवज्जो देनी चाहिए उन्हें। इस वक्त मुल्क की जो दिफा और जो मुल्क के सूबों के अमूर हैं उसके बारे में वो ना ऐसी बातें करें जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते या जो हमारा मुल्क जो है जिनको अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम नफ़रतों की धंधा और नफ़रतों के कारोबार को जो है हम बढ़ाएं। पर वो भूल जाते हैं ये बातें करते हुए कि वो ख्वाजा आसिफ सिर्फ नहीं है, वो वजीर दिफा है, वो एक इदारे की नुमाइंदगी करते हैं। तो इसलिए जब ख़ास तौर पे इस तरह की जिम्मेदार आपके पास ओहदा होता है तो ज़्यादा जिम्मेदारी दिखाई जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त देने का। हमेशा अच्छी खबरें भी देते हैं और अच्छा तजिया भी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात हो चुकी, पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के
के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त हम पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बात करने जा रहे हैं और इस वक्त माहिर मैशियत हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, कुछ मुस्बत आशारियों की खबरें आ रही हैं जी, वो हमें गिला किया जाता है कि हम मुस्बत चीज़ें नहीं बताते हैं, तो मैं आज मुस्बत से ही शुरू करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ये डिमांड की जा रही थी, ख़ासतौर पर जब ये क्रेडिट लिया जा रहा था कि महंगाई इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट पे चली गई है। तो हम सारे और ख़ास तौर पे हारून शरीफ साहब हमारे साथ इन्होंने ज्वाइन किया है। इकोनॉमिस्ट ये कह रहे थे कि इसके बाद पॉलिसी रेट को आप कम करें, 22 से पहले 2.5% कम कर लिया था 19.5 पे, तो आज ये बताया गया है कि 17%, 2% मजीद जो है कम कर दिया गया है। तो हारून साहब क्या कहेंगे, काफ़ी है या और कम होना चाहिए था? जी नहीं, ये तो एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी तक जितना हमारा इंटरेस्ट रेट हाई रहता है उतना हम इसको कहते हैं कि मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि लोग कर्ज नहीं लेते। अब अगर 17.5 पे आ गया है तो वो 200 बेसिस पॉइंट या 2%, तो उससे कुछ मॉनेटरी पॉलिसी रिलैक्स होगी और कुछ लोग जो हैं क्रेडिट लेना शुरू करेंगे। ये तो इसकी बिल्कुल मस्बत है। अब इसमें 1-2 कैच हैं। एक कैच तो ये है कि सबसे बड़ा बोरोवर क्योंकि हुकूमत है, तो हुकूमत की इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, जिससे उनके खसारे के ऊपर कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी डेट सर्विसिंग आधे से ज्यादा बजट तो वो हमें सब ले जाती है। दूसरा चीज ये है कि असल जो अगर आपने ग्रोथ को रिवाइव करना है तो हमें इस रेट को अट्रैक्टिव करके प्राइवेट सेक्टर को अब क्रेडिट बढ़ाने की जरूरत है। अब ये मैं देखता हूं कि अगले 6 माह में आया हम इसको सस्टेन करते हैं, क्या पॉलिसी शिफ्ट्स आती हैं, क्या हुकूमत मजीद बोरो करती है अपना काम चलाने की, तो हमें दोनों तरफ को देखना है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमी की साइड पे डिस्पाइट पेइंग ऑफ सम एक्सटर्नल लायबिलिटीज, आपके रिजर्व्स भी कोई 9 अरब डॉलर के आसपास हैं। इस वक्त हमारा जो सेकेंडरी मार्केट में कमर्शियल बॉन्ड बाहर फ्लोट हो रहा है उसके ऊपर भी कोई रिस्क प्रीमियम कुछ कम दिखाई दे रहा है। तो ये मैक्रो स्टेबलाइजेशन इतनी देर की क्लोज मॉनेटरी पॉलिसी से आ रही है। हमारी हिस्ट्री ये है कि जो ही हम रिलैक्स करना शुरू करते हैं हम फिर से वो हुकूमत के खर्चे बढ़ा देते हैं। मेरी दुआ है कि इस दफा हम वो MNA, MPA स्कीम्स, पुल सड़कों पे ना लगाएं, जो बचत हो उसको हेल्थ और एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट करें। ये आपकी सिर्फ दुआ या इल्तिजा ही हो सकती है, मगर रोज़ खबरें आ जाती हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने अपने अफसरान के लिए इतनी गाड़ियां मंगवा ली, पंजाब के अंदर इस तरह के खर्चे की खबर आ जाती है। वो कोई इस तरह की बेल्ट टाइटनिंग की खबर नज़र नहीं आती है, बिल्कुल भी वो दिखाया सिंबॉलिकली भी नहीं किया जाता। पर माइक्रो या मैक्रो स्टेबिलिटी तो फिर घूम फिर के इट हिंजेस ऑन IMF कि वो डील, अब वो डील की डेट नहीं आ रही, 18 सितंबर को भी हमें इजलास पे नहीं है, और दरमियान में एक जो बम दागा गया है साद डार साहब की तरफ से कि उन्होंने लंदन जाके पूरा ही जो है ना गोला मारा है कि IMF ये यहूद हनूद की साजिश तकरीबन डिक्लेयर कर दी है कि ये हमें फंसाना चाहते हैं और जियो पॉलिटिक्स होती है। तो एक तरफ तरले कर रही है गवर्नमेंट और एक तरफ ये किया जा रहा है। मुझे ज़रा इसकी मंतक समझाएं। जी देखिए, आपको याद हो आखिरी प्रोग्राम में आपके साथ हमने बात की थी कि अगर IMF के लिए पाकिस्तान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की जरूरत है। मेरी इत्तलात और मेरा तजर्बा ये कहता है कि पाकिस्तान, एक तो हमारा सियासी तौर पे ऑब्वियसली हम तरजीही मुल्क नहीं है, लेकिन इस वक्त जो एक कम्युनिकेशन और ट्रस्ट लेवल है IMF की टॉप मैनेजमेंट का और हमारी इकोनॉमिक टीम का और हमारे ऑफिसेज का इन वॉशिंगटन, वो मजबूत मुझे नहीं अभी दिखाई दे रहा। क्योंकि वो ट्रस्ट लेवल का मतलब ये होता है कि आप आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ डेली बेस पे बातचीत हो रही है और आप एक वेवलेंथ पे हैं। अब उसके लिए काफी काम करने की जरूरत है। और डार साहब ने, आपको याद हो, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी और इसके बाद वजीर आजम खुद गए थे क्रिस्टीना जॉर्जिवा को मिलने और उन्होंने कहा था कि मैं खुद लीड करता हूं आपकी कमिटमेंट्स को, और फिर वो हमारा स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ था।
आई थिंक डार साहब जो है अभी तक वो जो एक उनको शॉक लगा था उससे निकल नहीं पाए, और वो उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर से उन्होंने एक, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, उन्होंने एक पब्लिकली लूज स्टेटमेंट दी है इंटरनेशनल इदारों के लिए, जबकि हमें एतमाद को बहाल करना है। हमारे जिम्मेदारान अफसरान को, वुज़रा को पब्लिक डोमेन में बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ना तो हमारे दोस्त ममालिक को पसंद आता है, ना इंटरनेशनल इदारों को। वो कहते हैं आप हमारे साथ एतमाद बनाएं। अब देखें ना, आप पब्लिक में ऐलान करके क्या गेन करते हैं? गेन तो होता है ना कि आप काउंटर पार्ट से बात करें। तो जब काउंटर पार्ट तक एक्सेस भी नहीं है और बात नहीं हो रही, तो ये पब्लिकली हमें इस किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए कि उसका डैमेज हो गया है। और आई डोंट थिंक कि हमारी डिप्लोमेसी इतनी मजबूत है वॉशिंगटन में कि वो उस डैमेज को टेक्निकली कवर कर सके। हारून, आपने एक और पिछली दफ़ा हमें ये कहा था प्रोग्राम में हमारे कि इस दफ़ा ये जब मिल भी जाएगा तो इसको डिलीवर करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। और एक उसके अंदर जो शिक जिसके ऊपर इसरार कर रही है इस दफ़ा IMF रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो सिर्फ वफाक से नहीं सूबों की गारंटियाँ भी मांग रहे हैं। दो तो KP में जो यहाँ पे सियासी सूरत हाल है कि ज़्यादा कन्फ्रंटेशन और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो आपसे हमारे से किसी से छुपी भी नहीं है। मगर दो चीज़ों में उन्होंने इनकार पहले किया। पहले उनके बिहार पे ये जब कमिटमेंट कर दी गई थी कि 1400 अरब रुपए में से सूबे भी देंगे, उन्होंने कहा जी हम तो अपना हिस्सा बिल्कुल नहीं दे रहे। 1 2 आज की मैं खबर देख रहा था कि ये एक और खबर आई कि इकोनॉमिक जोन्स जो बनाए जा रहे थे, उन्होंने कहा जब पुराने वाले बस ठीक है, बस नया कोई ना बनाइएगा। तो KP की तरफ से आई है, उन्होंने कहा जनाब आप हमें नहीं रोक सकते, वफाक या कोई भी हमें नहीं रोक सकता। हम अपने सूबे में अगर इकोनॉमिक जोन बनाना चाहते हैं तो ये हमारी मर्जी है। सो ये जो वफाक और सूबों की आपस की कन्फ्रंटेशन से ये मसला तो फिर अगर मिल भी जाता है तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी। आमिर साहब, मैं कोई सियासी आपकी तरह माहिर तो नहीं हूं, लेकिन जब ये प्रेशर आएगा फ्रंट लोडेड कंडीशनैलिटीज का, पहले तो प्रोग्राम का डिले होने से मार्केट के सिग्नल्स अच्छे नहीं है, अल्लाह करे कि ये हो जाए। इसके बाद जो आपको प्रेशर आएगा, मुझे सबसे सूबों से पहले मेरा ख्याल है कि कोलिशन में क्रैक आएगा, क्योंकि कोलिशन जो है वो एक पार्टी जिम्मा लेने पे तैयारी नहीं करेगी और वहां क्रैक्स आएंगे। दूसरी चीज से मजाक आप कह रहे हैं वफाक के अंदर जो कोलिशन है? जी बिल्कुल, जो वफाक की कोलिशन जो है वो ज्यादा फ्रेजाइल है अगर जब उनके ऊपर प्रेशर आएगा। दूसरी चीज ये है कि जो फ्रेगमेंटेड इस वक्त हमारी कम्युनिकेशन है प्रोविंसेस की और फेडरेशन की, वो खतरनाक है, क्योंकि ये पहले भी हम भुगत चुके हैं। GST पे भी हो चुका है। हफीज शेख साहब उनको कमिटमेंट दे आए थे, सूबों ने कहा जी आपने हमसे बात नहीं की। मैं जब खुद गवर्नमेंट में था, मैं चीन से डील करता था, उन्होंने चीन के लिए कुछ कंसेशंस प्लानिंग ने अनाउंस कर दिए सूबों से बात किए बगैर। मैं जब सूबों के पास गया, उन्होंने कहा जी हमसे तो बात ही नहीं, व्हाई शुड वी ऑनर। नाउ यहां आपके एतमाद की फजा बहुत जरूरी है। जहां तक इकोनॉमिक जोन का ताल्लुक है, क्योंकि एज चेयरमैन BOI मैं खुद इसका हेड रहा हूं, इसके दो एंगल हैं। देखिए, अगर सूबा बनाना चाहता है अपने पैसों से या प्राइवेट सेक्टर से, वो बना सकता है। मेरी जहां तक समझ आई है, IMF को माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो गैस, बिजली, पानी, टैक्स की छूट वो सब फेडरेशन ने देनी है। उन्होंने फेडरेशन को जो ओवरऑल उनकी पॉलिसी है कि सब्सिडीज देना और अपना खर्चों को कंट्रोल करना, उन्होंने उस एंगल से रोका होगा। अगर सूबा ये खुद सब कुछ कर सकता है तो बिल्कुल कर ले, उस पर तो कोई मुझे एतराज बनता नहीं। लेकिन एक अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे ऊपर बल्कि इल्जाम भी लगे, मैंने उसको थोड़ा कॉस्ट भी पे की जब उन्हें छोड़ी वजारत। देखिए, मैंने इनसे कहा कि जो आप एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक जोन्स हैं, ना उसको बिजली दे पा रहे हैं, ना पानी दे पा रहे हैं, ना उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। आप अगर मोटरवे पे जाएं लाहौर को, एक अपैरल पार्क खाली पड़ा है, कायदे आजम पार्क पड़ा हुआ है। ऐसे आप पहले जो चला रहे हैं उनको अच्छा चलाइए, बजाय इसके कि आप नए नए बनाने के लिए पैसे। तो ये प्रपोजल बुरी नहीं है, प्रपोजल बुरी नहीं है। कोई अगर वो कह रहे हैं तो बुरा नहीं मनाना चाहिए। मैं लास्टली क्विकली, टाइम थोड़ा है, एक और चीज पे चाहूंगा कि बिजली में फिर एक बम गिराया गया है कि ₹1.74 जो फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। दुनिया भर
में जो है वो बताया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बड़े ही अरसे बाद बड़ी नीचे आ गई हैं, तो वो एक तो उम्मीद कर रहे थे कि वो शायद एडजस्ट करेंगे। दूसरा जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, 3, एक IPPs का, एक चोरी गैस का और एक टैक्सेस का, उन 3 में से बड़ी चीज़ों में से कोई हमें गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दा रही। ये छोटी छोटी आने 2 आने के काम कर देती है। जी, गवर्नमेंट कर नहीं सकती, ना उनमें कैपेबिलिटी है और ना उनके पास कंसेंसस बिल्ड करने की कोई स्पेस। जो मैंने आपको अर्ज किया ना, फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज एंड जो पॉलिटिक्स एंड कोलेशन में वीक में ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। बड़ी रिफॉर्म तो भी नहीं हो पाएगी, मैं बड़ा क्लियर हूं। हाँ, छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव करते रहेंगे। ये ऑयल प्राइसेस कम है, ये मेरा ख्याल उन्होंने ये जो बढ़ाई है, ये कोई इंटरनल उनकी बात होगी फंड के साथ या कोई, लेकिन अगर ऑयल, क्योंकि 52-58% तेल पे निसार है, तो अगर वो गिर रहा है तो हमें उसको नहीं बढ़ाना चाहिए था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे इल्म में नहीं है कि इसकी बेसिस क्या है, लेकिन लोगों के ऊपर प्रेशर तो रहेगा। लेकिन ये खुशाइन चीज है कि इन्फ्लेशन गिर रही है। एक जो कंफ्यूजन लोगों में है, उनका ख्याल है चीजों की कीमतें कम होंगी। इन्फ्लेशन, कीमतें कम नहीं होती, कीमतें बढ़ने का तनासब कम हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा पॉइंट। की दूसरी आपने जो बड़ी अहम बात की कि हुकूमती कोलिशन में इन मसाइल के ऊपर आके कोई फ़र्क आएगा, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग में इसके ऊपर दरार आ जाएगी। क्योंकि आप बहुत बाखबर आदमी हैं, तो मेरे पास फूड फॉर थॉट आ गया। मैं इस पर ही सोचता रहूँगा कि क्या है, पहले ही और बड़े मसाइल हैं कि जिसके ऊपर जो है दरारें बड़ी बड़ी हैं। तो इस दरार के ऊपर कि किन लाइंस पे, प्राइवेटाइजेशन पे एक तो समझ आ रही है कि वहां पे भी दरार नजर आ रही है, और भी इश्यूज पे, के मसले पर भी आएगी। जी जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरुण साहब आपके टाइम देने का। बहुत शुक्रिया। अरुण शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।